नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम, चाहे हो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या फिर आप देखेंगे कि खबर ख्याल, उन तमाम प्रोग्राम्स में प्यारे का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत में हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। बहरहाल जहाँ तक आज की हदीस शरीफ का सवाल है तो आपको बता दें कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह ताला से डरता है और लोगों को अपने शर से महफूज रखता है। तो बहरहाल अल्लाह से डरने वाला जो शख्स होता है, अल्लाह से डरने वाले जो लोग होते हैं, वो उनके शर से लोग महफूज रहते हैं, यानी किसी शरपसंदी में वो मुलविस नहीं होते। तो बहरहाल आपने देखा कितना प्यारा मैसेज है। और आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मैसेज आम करने की ज़रूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक को दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि रोज़नामा सियासत के लाखों क़ारीन जो है वो इस हदीस को पढ़ते भी हैं और एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन खबरों की तरफ जाएंगे। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको बता दें कि AIADMK और DMK के दरमियान इत्तेहाद की खबरें आ रही हैं। लेकिन आपको बता दूं कि दो द्राविड़न जो पार्टियां हैं, एक तो जयललिता की पार्टी है और दूसरी एम करुणानिधि की पार्टी है, जो इस दुनिया में नहीं रहे दोनों। तो बहरहाल MK स्टैलिन और ये कहा जा रहा है कि AIADMK की पार्टी के दरमियान इत्तेहाद की बात चल रही है। ऐसे में विजय ने, देखे जोसेफ विजय ने, जो TVK के सरबराह हैं और फिल्म स्टार से सियासतदान बने हैं, 107 अरकान असम्बली उनके कामयाब हुए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इन दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद होता है, AIADMK और DMK के दरमियान हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद होता है, जैसा कि गवर्नर भी कहा जा रहा है कि रुकावटें पैदा कर रहे हैं विजय की पार्टी को और कह रहे हैं कि आप तमाम 118 अरकान असम्बली के दस्तखतों के साथ एक लेटर लाइए। तो वो कहते हैं विजय कि आपको लेटर लाने के कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से TVK उभरी है। ऐसे में उसे तश्कील हुकूमत की दावत देनी चाहिए और ऐवान में वो अपनी अक्सरियत साबित कर सकती है। तो बहरहाल अब देखना है कि विजय क्या करते हैं। लेकिन विजय ने ऐलान कर दिया है कि अगर AIADMK और DMK के दरमियान इत्तेहाद होता है हुकूमत साजी के लिए, तो उनके जो नौ मुंतखब 107 अरकान असम्बली है वो तमाम के तमाम इस्तीफ़ा दे देंगे और रियासत में एक जमहूरी बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक विजय का सवाल है, विजय की पार्टी ने 107 जो है 160 असम्बली हलकों में कामयाबी हासिल की है, जबकि कांग्रेस के 5 अरकान असम्बली की उसे तायद हासिल है। इस तरह 113 है, 108 और 108 के साथ साथ 5 जो अरकान असम्बली कांग्रेस के 113 बनते हैं। उसके बाद 2 कम्युनिस्ट हैं और 2 दीगर इलाकाई जमातों के अरकान हैं। तो यानी 117 इसके अरकान असम्बली की तादाद होती है, यानी हिमायत करने वालों की तादाद होती है। जबकि रियासती असम्बली में यानी 234 रुकनी असम्बली में विजय की पार्टी को 118 जो जादुई अदद है उससे पहुंचने के लिए सिर्फ एक यानी MLA की तायद दरकार है। लेकिन गवर्नर नहीं मान रहे हैं। गवर्नर का कहना है कि आप तमाम 118 अरकान असम्बली की तायदी यानी दस्तखत वाले मकतूब हमारे हवाले कीजिए, फिर हम आपको तश्कील हुकूमत की दावत देंगे। बहरहाल अब ये भी कहा जा रहा है कि विजय अदालत से भी रुजू होने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बड़ी पार्टी होती है उससे ही हुकूमत तश्कील देने की दावत दी जाती है और वो पार्टी ऐवान में यानी आप देखेंगे फ्लोर टेस्ट जो होता है, ऐवान में एतमाद का वोट हासिल करता है। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन के ये भी कहा जा रहा है कि AIADMK और DMK के दरमियान जो नज़रियाती इख्तलाफात है, अगर ये लोग इत्तेहाद करते हैं, इत्तेहाद करके हुकूमत भी बना लेते हैं, तो अवाम बहुत नाराज़ हो सकती है। क्योंकि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि विजय की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी का मौक़िफ़ अवाम ने दिया है। 37% वोट विजय ने हासिल किए हैं, 107 अरकान असम्बली उनके मुंतखब हुए हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि BJP कुछ साजिश करते हुए विजय को तश्कील हुकूमत से रोकना चाहती है, क्योंकि उन्हें डर है कि विजय एक सेक्युलर जहन के हामिल शख्स हैं, ईसाई हैं और ईसाई
वज़ीर आला बनने वाला है यानी तमिलनाडु का, तो ये लोग बहुत परेशान हैं। इस परेशानी की हालत में ये कहा जा रहा है कि गवर्नर जो है वो मरकज़ी के इशारों पर काम करें, मरकज़ी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में गवर्नर का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा मशकूक हो जाता है। इस तरह की बातें भी मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं। दूसरी तरफ आप देखें, एक तरफ तो तमिलनाडु का बहरान है कि गवर्नर हुकूमत की तश्कील में रुकावट बन रहे हैं, ये इस तरह के इल्ज़ामात गवर्नर पर आयद किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि मगरबी बंगाल के गवर्नर पर भी जानिबदारी के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल असेंबली को गवर्नर ने यानी RN रवि ने 7 मई की शाम को अचानक तहलील कर दिया, डिज़ाल्व कर दिया। और इस डिज़ाल्व करने की जो वजह है, असेंबली को तहलील करने की जो वजह है वो ये है कि ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात में बीजेपी ने कम अज़ कम 100 सीट लूटे हैं, वोट चोरी की है, वोटों का सरका किया है और इवन सरकार भी उसने चुरा ली है। तो बहरहाल मगरबी बंगाल असेंबली डिज़ाल्व कर दी गई है और ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि मैं अब भी चीफ मिनिस्टर बरकरार हूँ और वो इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। और इसके बाद आपने देखा कि बीजेपी ने एक नई चाल चलते हुए गवर्नर के ज़रिए असेंबली को डिज़ाल्व कर दिया है। आपको बता दें कि उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के हौसले पस्त नहीं हुए, कमज़ोर नहीं हुए। ममता बनर्जी अब भी अपने फेसबुक हो या फिर एक्स पर जो हैंडल्स हैं उसमें खुद को चीफ मिनिस्टर यानी ज़ाहिर कर रही हैं। मिसाल के तौर पर उसमें लिखा गया है कि फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ AITC ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक औरत है जो मर्दाना वार मुकाबला कर रही है मर्दों का, और ये मर्द जो हैं उनकी जो मर्दानगी है हमने गुजरात फसादात में देख लिए, कत्लेआम के दौरान भी देख लिए, किस तरह मजालिम जो ढाए गए थे मुसलमानों पर, उनकी सरपरस्ती उन मर्दों ने की थी। मैं समझता हूँ कि ये मर्द नहीं है बल्कि मुर्दे हैं और ये ज़िंदा लाशें हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। इसलिए कि जो मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम करके अपना उल्लू सीधा करते हैं तो वो मर्द हरगिज़ नहीं हो सकते, बल्कि वो मुर्दे हो सकते हैं जिनका ज़मीर मर चुका होता है, जिनकी सोच व फिक्र मर चुकी होती है और जिनकी इंसानियत मर खप चुकी होती है, ये लोग होते हैं। तो बहरहाल ममता बनर्जी ने इन लोगों का मुकाबला किया और आप देखेंगे कि उन मुकाबले में आप देखा कि बीजेपी को 208 नशस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि ममता बनर्जी को 80 नशस्तों पर, फिर उसके बाद दीगर कांग्रेस को 2 नशस्तों पर, लेफ्ट फ्रंट को 2 नशस्तों पर और हुमायूं कबीर को भी 2 नशस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि एक नशस्त का मुकाबला आना बाकी है, यानी नतीजा आना बाकी है और वो नतीजा है जहांगीर खान का, जो TMC के रुकने असेंबली उम्मीदवार थे। तो बहरहाल जहांगीर खान पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि नतीजा जो 24 मई को आने वाला है वो किसके हक़ में जाता है। वैसे भी आप अंदाज़ा कीजिए कि ममता बनर्जी को अगर शिकस्त दी जाती है तो जहांगीर जो खान है उनकी क्या हैसियत होती है और उनको किसी भी तरह हराया जा सकता है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने तकरीबन 34 साल जो कम्युनिस्ट हुकूमत थी उसे उखाड़ फेंका था। फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने 15 साल यानी 3 मियादों तक हुकूमत की और चौथी मियाद पर के लिए मुंतखब होने उनमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह उन्हें हराया गया, किस तरह उनके खिलाफ मरकज़ी एजेंसी को इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बीजेपी के साथ साज़बाज़ का ममता बनर्जी ने मुतअद्दिद मरतबा इल्ज़ाम भी आयद किया। फिर आपने ये भी देखा कि कैसे ममता बनर्जी को शिकस्त दी गई भवानीपुर में और जैसा कि नंदीग्राम में भी शिकस्त दी गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं एक मनसूबाबंद अंदाज में किया गया, मनसूबाबंद साजिश के तहत किया गया और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की शिकस्त में बांग्लादेश का भी अहम किरदार है, क्योंकि बांग्लादेश में आपने देखा कि किस तरह वहाँ एक यानी शेख हसीना की हुकूमत गिरने के बाद फसादात में 1 या 2 या 3 लोगों को कत्ल कर दिया गया था, हिंदुओं को मार दिया गया था। और आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जैसे ही हिंदुओं को मारा गया, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के दीगर कायदीन ने मगरबी बंगाल में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर पर एहतजाज किया था, उन्हें नुमाइंदगी की थी, उनसे कहा था कि खातियों को गिरफ्तार किया जाए। जबकि आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में उसी दौरान कम अज़ कम 5 मुसलमानों को हजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये लोग जो हैं बेगैरत होते हैं, ये बेशरम होते हैं। अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों को अगर हजूमी
इल्मी तशद्दुद में कत्ल किया जाता है तो इनको कुछ परवाह नहीं होती, ये एहतजाज नहीं करते, ये एतराज़ भी नहीं करते, ये गम भी नहीं करते, ये इनके दर्द भी नहीं होता। यानी ये तासुब और जानिबदारी मुसलमानों से बरतते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम करता है वो इंतहाई दरिंदा सिफत होता है, वो जानवर होता है, इंसान नहीं होता है। और ये मेरे अल्फाज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ये मुल्क के गद्दार होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ ना क्यों ना रखता हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे हुक्मरान जमात पे क्यों हो, अगर वो मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम करता है, नफरत बांटता है, मोहब्बत का खात्मा करता है, नाइंसाफ़ी करता है, तासुब व जानिबदारी बरतता है, तो समझिए कि वो मुल्क का गद्दार है और मुल्क का वो भला नहीं चाहता, बल्कि अब मुल्क को लूट रहा है। और जिस तरह गोरे अंग्रेज़ गए, ये काले अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ों ने अपनी औलाद को यहाँ छोड़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहरहाल नाज़रीन मगरबी बंगाल असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया गया है और आपको यही बता दें कि मगरबी बंगाल असम्बली में अब इस कदर डर हो रहा है यानी बीजेपी को, ममता बनर्जी से, कि अमित शाह ने तकरीबन 2 माह तक सेंट्रल फोर्सेस मगरबी बंगाल में तैनात करने का हुक्म दिया है, हिदायत जारी की है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि आपको बता दूँ कि कल ही शुवेंदु अधिकारी के PA का कत्ल कर दिया गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मरकज़ी फोर्सेस क्या कर रही हैं और क्या वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में बुरी तरह नाकाम नहीं हो गई हैं, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के अहम लीडर तस्वूर किए जाते हैं और ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर उनका पहला हक दिखाई देता है। तो बहरहाल उनके PA को कत्ल किया करना ये बहुत बड़ी नाकामी है मोदी हुकूमत की और जो मरकज़ी फोर्सेस है उनकी। जबकि ये बीजेपी वाले ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर तो ठप होकर रह गया है, कोलैप्स होकर रह गया है, कोलैप्स होकर रह गया है। तो फिर ये तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख जो मरकज़ी फोर्सेस आ रही हैं वो क्या कर रही हैं? क्या वो कोलैप्स नहीं हो गई हैं? उनका सिर्फ काम यही था कि वो ममता बनर्जी के वोटरों को रोकते, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करते, ममता बनर्जी के हामियों के खिलाफ कार्रवाई करते। क्या उनका काम यही था? जबकि बीजेपी कायदीन आप देखेंगे कि उसके बाद माहबाद इंतखाबात किस तरह की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को मायूस किया है। अब ऐसा लगता है कि मुल्क की अदालतों पर भी बीजेपी का दबाव बढ़ गया है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आलमी सतह के जो माहिरीन कानून है, यहाँ तक कि मुल्क की माहिर कानून है, उन्होंने भी बबांग दहल यही ऐलान कर दिया है कि अदालतें भी दबाव में काम कर रही है। फैसले जो आ रहे हैं वो दबाव में आ रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ामात अदालतों पर आयद किए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अदालतें क्या कहती हैं, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट अगर हुक्मरान जमात का साथ देती है या दबाव में आ जाती है खुदा न खास्ता, तो फिर समझो कि हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। तो बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं आपको और ये बताते हैं कि किस तरह हैदराबाद में जो एक लड़की की जो से आशिकी एक नौजवान यानी इंजीनियरिंग तालिब इल्म को किस कदर महंगी पड़ी है, उसे अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। आपको बता दूं कि ये वाक़या पेश आया है चिल्कलगुड़े में ये वाक़या पेश आया, जहां पर 23 साल जो है योहान जो जोसेफ जवाहर नगर का रहने वाला है और इंजीनियरिंग तीसरे साल का तालिब इल्म था, और उसके ताल्लुक़ात एक लड़की से कायम हो गए थे अपने महल्ले की। और उस लड़की के रिश्तेदारों ने बार बार कहा था कि तुम इस लड़की से दूर रहो, लेकिन वो दूर नहीं रहा था। बहरहाल कल वो लड़की से मुलाकात के लिए पहुंचा और लड़की के रिश्तेदारों ने उसे चाकू से मारकर यानी चाकू घोंप कर हलाक कर दिया। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि इस लड़के के रिश्तेदारों ने आज लड़की के घर पर लड़के के डेड बॉडी के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया और खातियों को फौरी गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद के फ़रक़त बुनियाद का सवाल है, यहाँ पर जो बेरारवी है उसमें इजाफा होता जा रहा है। ख़ासतौर पर लड़कियों के मामले में ये देखा जा रहा है कि आशिकी के मसले पर कत्ल किए जा रहे हैं, लड़की के लिए कत्ल किए जा रहे हैं और दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो तरबियत होती है वो घर से शुरू होती है और लड़कियों को ख़ास तौर पर तरबियत देने की ज़रूरत है, लड़कों को भी तरबियत देने की ज़रूरत है और उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि इस तरह के हराम रिश्ते जो होते हैं वो इंसान को तबाह व बर्बाद करके रखते हैं, नहुसत की तरफ ढकेल देते हैं और फिर ज़िंदगी में जो खुशियाँ होती हैं, सुकून होता है, आराम होता है, वो तबाह होकर रह जाता है। इसलिए लड़के हों या लड़की हों, उन्हें दीन से करीब करना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि क्या हराम है क्या हलाल है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ज़िना को मुश्किल और निकाह को आसान बना दीजिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आज जो लड़कियों में और लड़कों में बेरारवी है, हालात इस कदर ज़्यादा है, ज़िना आम हो गया है। तो ऐसे में माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि क्यों इस्लाम ने भी ये हुक्म दिया है कि अपने बच्चे
बालिग होते ही यानी अपने शऊर को पहुंचते ही उनका निकाह कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा 21 साल की और बच्ची 18 साल की हो चुकी है तो फिर निकाह कर दीजिए, वरना इस तरह के जो फितने हैं वो पैदा होते रहेंगे। और यकीन मानिए कि जो बेरारवी हमारे नौजवान लड़के लड़कियों में पाई जा रही है वो इंतहाई तबाहकुन है और न सिर्फ ख़ानदान की बदनामी का बायस बनते हैं बल्कि जो जिस्मानी सेहत होती है वो भी तबाह व बर्बाद होकर रह जाती है। और आपको ये बता दूं कि नहुसत का एक साया ये यानी ज़िना के करीब जाने वालों पर यानी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी लड़कियों को अपने लड़कों को ऐसी तरबियत दीजिए कि वो खुदा उनके दिलों में उनके अज़ान क़ुलूब में खुदा का खौफ पैदा हो और दीन से करीब हों और नमाज रोज़े की पाबंदी करें। तब कहीं जाकर ये लड़के लड़कियां जो है वो बेरारवी से बच सकते हैं, गुनाहों से बच सकते हैं, ज़िना से बच सकते हैं। वरना आप देखेंगे कि ज़िना तो आम हो गया है। हैदराबाद में आप देखेंगे कि किस कदर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। मसाज सेंटर के नाम पर ज़िना किया जा रहा है, ज़िना आम किया जा रहा है। तो हद तो ये है कि प्रोस्टिट्यूशन क्या हर तरफ फैल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के वाक़यात में जो हिफाज़त क़ानून की एजेंसियाँ होती हैं उनकी भी मिली भगत होती है, ये कहा जाता है। तो ऐसे में पुलिस को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे शहर में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलाए जा रहे हैं, ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं और ऑफलाइन भी चलाए जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में पुलिस को बहुत अहम किरदार अदा करना होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता इस मामले में। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ पर रुश्वत होती है, जहाँ पर करप्शन होता है, जहाँ पर रुश्वतखोरी होती है, बदगुमानी होती है, तो फिर लोग सरकारी अहदेदारों को भी बहुत ईजी लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शहर हैदराबाद पर फरकंद बुनियाद को इस तरह की बुराइयों से बचाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह टाटा कंसल्टेंसी मुंबई में एक यानी जानबूझकर ये मुसलमान जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मुस्लिम जो मुलाजिमीन हैं उनकी हौसले पस्त करने के लिए TCS में एक बड़े स्कैम का ऐलान किया गया और कहा गया, ये फ़िरका परस्त दरिंदों ने किया था, कहा गया कि वहाँ पर बम्बई TCS में वहाँ पर मुसलमान बनाने के लिए लड़कियों पर दबाव डाला जा रहा है। उनको शादियों के नाम पर मुसलमान लड़के धोखा दे रहे हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि निदा खान को जो इस सिलसिले में कलीदी मुलजिमा करार दी गई थी। हालांकि वो बेचारी ख़ुद 3 माह की हामिला है और घर वालों ने कहा है कि निदा खान का इस इन इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब निदा खान की तलाश में पुलिस थी और कई माह के बाद निदा खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, उनकी नज़रें मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले मुस्लिम मुलाजिमीन पर है, मुस्लिम लड़के लड़कियों पर है। ऐसे में हमें बहुत ही एहतियात और सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और आप देखिए कि TCS के उन मुलाजिमीन को जिन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, बिल्कुल तबलीग कर सकते हैं कि कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का दस्तूर ने हमें इजाज़त दी है। लेकिन ये कहना कि उन्हें मुसलमान लड़कियों को मुसलमान बनाकर उनका जिनसी इस्तेसाल किया जा रहा था, उनसे शादी का वादा करके उनसे शादी नहीं की जा रही थी, धोखा दिया जा रहा था। तो बहरहाल इस सिलसिले में पुलिस ने अब तक 7 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया और अब ये कहा जा रहा है कि निदा खान जो हैं उनकी 8वीं गिरफ्तारी है। अब देखना है कि निदा खान जो बार बार अपने पर आयद इल्ज़ामात को इनसे इनकार कर रही थी, कभी उन्हें मैनेजर बताया गया था, कभी फलां ओहदे पर HR के एक बड़े ओहदे पर फायज बताया गया, लेकिन बिल्कुल वो बातें गलत थी। तो अब देखना ये है कि जो तासुब और जानिबदारी की बुनियाद पर इस तरह के वाक़यात का इर्तिकाब किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद मेरी नज़र में तो ये है कि जो मुस्लिम लड़के लड़कियाँ मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर उन्होंने नौकरी हासिल की है, वहाँ उन्हें रोकना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सरकारी मुलाजिमतों में तो मुसलमानों का जो तनासुब है वो 1% से भी, मैं समझता हूँ 1 या 2% से कम है। अगर ये खानगी मुलाजिमीन, खानगी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, खानगी कंपनियाँ होते हैं, निजी कंपनियाँ होते हैं, अगर उसमें आगे बढ़े हैं तो ये फ़िरका परस्त दरिंदों को वो भी देख नहीं सकते और जलन हसद में मुब्तला हैं। और मुसलमानों की तरक्की से वो इस कदर जले हुए हैं, इस कदर परेशान हैं कि अब इस तरह के इल्ज़ामात आयद करते हुए अजीब व गरीब हरकतें करने लगे हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि एक ख़बर आ रही है और ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म
आज़म नरेंद्र मोदी 10 मई को यानी डे आफ्टर टुमारो यानी 2 दिन बाद क्या करने वाले हैं, हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं और हैदराबाद के दौरे में वो परेड ग्राउंड पर एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि हाईटेक सिटी में तरक्याती कामों का आगाज़ भी किया जाएगा, एक खानगी हॉस्पिटल का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी कई प्रोजेक्ट है, संग बुनियाद भी रखेंगे। लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म मोदी की 10 मई को हैदराबाद में आमद और परेड ग्राउंड पर जलसे से खिताब का सवाल है, इस सिलसिले में बीजेपी लाखों की तादाद में अपने हामियों को जमा करने की कोशिश कर रही है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 8 अरकान असम्बली बीजेपी के हैं, इसके अलावा 8 अरकान पार्लियामेंट भी है बीजेपी के। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे में लाया जाए। और वैसे भी आज के जो जलसे हो रहे हैं, चाहे वज़ीर आज़म का हो चाहे किसी और का हो, ये देखेंगे कि आप लोगों को पैसे देकर, लोगों को खाना देकर, लोगों को बिरयानी देकर लाया जा रहा है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे में कितने लोग जमा होते हैं, कितने लोगों को बिरयानी दी जाती है, कितने लोगों को पैसे दिए जाते हैं, रकम अदा की जाती है, ये एक अहम सवाल है। वैसे भी आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म मोदी की 10 मई को हैदराबाद आमद के मौके पर बीजेपी आमद के लिए को लेकर बीजेपी कायदीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। और ये जोश व खरोश इस कदर ज़्यादा हो गया है कि बीजेपी कायदीन हर ज़िले का दौरा करते हुए वहाँ आवाम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे लाएंगे ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। वैसे नाज़रीन, एक और ख़बर का बहुत अहम खबर है और आप ये देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ये हमारी रिवायत रही है कि हज हाउस में हाजियों को विदा करते हैं हर चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपने देखा कि साबिक़ में माजी में हर साल आया करते थे, लेकिन इंतखाबात से पहले उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR हाजियों को विदा नहीं करने आए और आपने देखा कि वो विदा हो गए। तो कहने का मतलब है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज हज हाउस का दौरा करेंगे और 4 बजे शाम आज़मीन हज के काफ़िले को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो इस सिलसिले में हज हाउस में ज़बरदस्त पैमाने पर तैयारियाँ की गई हैं और देखना है कि वो क्या करते हैं। एक बात अहम है कि आज़मीन हज के लिए मरकज़ी हज कमेटी ने मज़ीद 10,000 रुपये का यानी इजाफ़ा ये कर दिया था, यानी ऐलान किया था। अब रेवंत रेड्डी आज़मीन हज के काफ़िले की रवानी के दौरान इसका ऐलान कर सकते हैं कि ये 10,000 रुपये हज कमेटी की जानिब से, हुकूमत का हज कमेटी की जानिब से दिए जा सकते हैं। ये एक अहम खबर है और अच्छी खबर है। और वैसे भी आपको बता दूँ कि जहाँ तक रेवंत रेड्डी हुकूमत का सवाल है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि रेवंत रेड्डी हुकूमत की कामयाबी में मुसलमानों जो किरदार रहा है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। और ऐसे में रेवंत रेड्डी हुकूमत को चाहिए कि मुसलमानों के जो मसाइल है उसे संजीदगी से हल करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि जो अक़लियती बहबूद का बजट रहता है उसको सब प्लान में शामिल किया जाए। यानी अगर आप बता दूं कि अक़लियती बजट इस्तेमाल नहीं होता पूरी तरह, तो फिर आप देखते हैं कि वो बजट यानी दूसरे इस्तेमाल की बजाय वो अक़लियती बहबूद के लिए ही रखा जाता है। तो ये सब प्लान होना ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात है और बदकिस्मती की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत होने के बावजूद भी अक़लियती बहबूद के लिए कोई सब प्लान नहीं है, जबकि SC ST के लिए सब प्लान रखा गया है। यानी मुसलमानों के लिए सब प्लान नहीं है, लेकिन SC ST के लिए सब प्लान रखा गया है। ऐसे में आप देखेंगे कि इस तरह का सब प्लान अगर अक़लियतों के लिए भी बना दिया जाता है तो फिर समझिए कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। जो फ़ंड वापस जाता है, जो फ़ंड ज़ाय हो जाता है, उसे बचाया जा सकता है और दूसरे मसरफ में लाया जा सकता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूंगे जहाँ तक रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत का सवाल है, दर्जे हरारत में कमी आई है और लोग अब कुछ राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरह कई दिनों से मुसलसल यानी शदीद बारिश का यानी गर्मी का सिलसिला जारी था। तो यहाँ तक कि 43 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, गर्मी की शिद्दत बरकरार है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो गर्मी की शिद्दत है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आज भी ये कहा जा रहा था कि बारिश होगी, अब देखना ये है कि कल भी पेशेंसी की गई थी कि बारिश होगी, लेकिन मौसम किसी कदर ये ठंडा हुआ है, ये एक तो कहने की बात है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक और ख़बर आ रही है और ख़बर ये है कि गवर्नर कोटे के तहत रुकन खानसाद कौंसिल की नामजदगी का जो मसला है, अज़हरुद्दीन और मोहम्मद अज़हरुद्दीन और कुंडलाराम का, उस सिलसिले में एक अर्ज़ी दाखिल की गई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा कि आप
आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही एक मुकदमा ज़ेर दौरान है। दूसरी खबर यह है कि गवर्नर कोटे के तहत रुकन काउंसिलों की नामजदगी का जो मसला है, उस सिलसिले में मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम की रुकनीत के खिलाफ डी श्रवण जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। अब देखना है कि ये इस मुकदमे का क्या होता है। वैसे भी मुकदमा ज़ेर दौरा है और ये इस मुकदमे में अगर नाकामी होती है, हुकूमत को नाकामी होती है और मोहम्मद अजहरुद्दीन और कोदंडाराम के खिलाफ फैसला आता है, तो फिर बहुत बड़ा झटका लगेगा रेवंत रेड्डी हुकूमत को नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी को लगेगा और रेवंत रेड्डी के जो हरीफ जमातें हैं उनको लगेगा। तो बहरहाल ये खबर रही है। लेकिन जहाँ तक अदालतों का सवाल है तो आपको बता दूं कि BRS के 10 मुनहरिफ अरकान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम कांग्रेस में शामिल नहीं हुए बल्कि अपने मसाइल के हल के लिए कांग्रेस से रुजू हुए हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी थी स्पीकर को कि इस सिलसिले में वो फैसला करें। तो बहरहाल स्पीकर ने फैसला भी किया और स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम भी कर लिया। अब स्पीकर के फैसले के खिलाफ BRS की दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल की गई है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा समाअत 25 जून को होगी। अब देखना है कि 10 मुनहरिफ BRS अरकान का क्या होता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इन 10 मुनहरिफ BRS अरकान को जवाबी हलफनामे दाखिल करने की मोहलत दी है। तो अब ये देखना है कि क्या मुनहरिफ BRS अरकान अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाते हैं या नहीं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक करीमनगर में बंडी संजय के हामियों का सवाल है, बंडी संजय के हामियों ने और ख़ास तौर पर BJP कारकुनों की जो गुंडागर्दी रही है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज समझी जा रही है। BRS MLA के कैंप ऑफिस पर BJP कारकुनों ने हमला किया था और उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया था। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो बहरहाल इस सिलसिले में आप देखेंगे कि किस तरह BJP ऐसा लग रहा है कि मगरबी बंगाल और आसाम में कामयाबी के बाद BJP कारकुनों की जानिब से कानून को हाथ में लेने के वाक़यात बड़े पैमाने पर पेश आ रहे हैं, चाहे वो आसाम में हो, चाहे मगरबी बंगाल में हो, चाहे तेलंगाना में हो। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।